हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे बेसिक थर्ड ईयर के अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जैसे पिछले जो वीडियो था हमने उसमें देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल दे रखा है आपके पास में, कॉम्प्लेक्स जो भी आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका किस प्रकार से उसका मॉडुलो फाइंड आउट करते हैं, मॉडुलो किस प्रकार से उसका आर्गुमेंट निकालते हैं, उसका आर्गुमेंट क्या होता है, उसका मॉडुलो किस प्रकार से होता है। कोई भी आप बराबर x प्लस आयोटा आपके पास में एक फंक्शन दे रखा था, हमने क्या किया कि ये तो इसका क्या हो गया रियल पार्ट होता है और ये इसका होता है इमेजिनरी पार्ट। ये तो इसका कौन सा हो गया रियल पार्ट और इमेजिनरी, तो वास्तविक और ये कौन सा हो गया काल्पनिक पार्ट हो गया। हमने इसका मॉडुलो फाइंड आउट किया था, तो मॉडुलो निकालने के लिए क्या करते थे अपन x² प्लस y² का अंडर रूट, ये इसका आर्गुमेंट निकालना था। आर्गुमेंट क्या था थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x करके हमने क्या निकाला था, इसका मॉडुलो फाइंड आउट किया था। कि कोई भी आपका z पर क्या दे रखा है 3 प्लस 4 आइटम, 3 प्लस 4 आइटम में आपका क्या दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। तो हमें इसका क्या निकालना है मॉडुलो निकालना है। तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या रहेगा अंडर रूट। तो यहाँ से तो 3 का स्क्वायर है वो 9 और 4 का हो जाएगा 16, और 16 और 9 कितना हो गया आपके पास में 25 और कितना रहेगा इसका 5, यानी कि इसका मॉडुलो कितना आ गया आपके पास में 5। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसका जो आर्गुमेंट tan थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में tan इनवर्स y की वैल्यू है 4 और x की है 3, यानी कि tan इनवर्स 4/3 क्या हो जाएगा आपका इसका आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा 4/3 आपके पास में, क्योंकि ये कंप्लीटली वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा मान हो जिसपे क्या है tan फाइंड है, tan का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो वो डायरेक्टली थीटा के रूप में भी इसका मान आएगा। लेकिन ये क्या है इसका आर्गुमेंट और ये क्या हो गया इसका मॉडुलो। ये है जैसे आप कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन था, कॉम्प्लेक्स नंबर किस प्रकार क्या होता है, कैसे इसकी हर चीज निकाल पाते हैं आप, किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। z इक्वल अगर z आपको दे दिया z इक्वल x प्लस आइटा y, कोई बिंदु था जिसके कोऑर्डिनेट थे x y, तो इसको आप किसमें रिप्रेजेंट किया था कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जिसको लिखो z इक्वल x प्लस आइटा y। और यहाँ ये क्या होता था इसका थीटा, यानी कि ये x और ये क्या है y। ये जो x है वो है आपकी रियल एक्सिस और ये कौन सी है आपकी इमेजिनरी एक्सिस है आपके पास। अब जो नेक्स्ट देखते हैं वो अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस की जो यूनिट है वो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस की यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर सबसे पहले आपके देखते हैं एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। यूनिट नंबर आपके पास में है फर्स्ट, यूनिट नंबर दे रखी है कौन सी है फर्स्ट आपके पास, उसमें दे रखा है एनालिटिक फंक्शन है, यानी कि सम्मिश्र फलन, सॉरी एनालिटिक समीकरण तो क्या हो गया कॉम्प्लेक्स। यहाँ बात करें एनालिटिक की, एनालिटिक क्या हो जाएगा आपके पास में विश्लेषिक, विश्लेषिक फलन क्या होगा आपके पास में विश्लेषिक फलन, यानी कि एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन। तो विश्लेषिक फलन एनालिटिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन कब होगा उसके लिए क्या कंडीशन होगी, आपका फंक्शन किस प्रकार डिफाइंड होगा, कैसा आपका फंक्शन होगा, किस प्रकार का आपका फंक्शन होगा, उसमें क्या क्या कंडीशन होगी आपके पास में, पहले वो चीज़ इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में फंक्शन क्या होता है, तो कोई भी आपके पास में दे रखे हैं सम्मिश्र चर का फलन क्या होता है, सम्मिश्र चर का फलन क्या होगा आपके पास में फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सम्मिश्र चर का फलन क्या होगा आपके पास में। कोई दिया हुआ फंक्शन आपके पास में कब होगा, सम्मिश्र का फलन क्या होगा आपके पास में कब होगा, उसकी क्या क्या डेफिनेशंस आपके पास में होगी। देखो डेफिनेशन क्या है इसकी कि दिए हुए
दिए हुए क्षेत्र D में या डोमेन D में Z के प्रत्येक मान के लिए W का एक या अधिक मान प्राप्त हो कि दिए गए क्षेत्र D के अंदर Z के प्रत्येक मान के लिए W का एक या अधिक निश्चित मान प्राप्त हो। आपके पास में अधिक ये निश्चित होना चाहिए। निश्चित मान प्राप्त हो तो WZ का कॉम्प्लेक्स का फलन कराएगा आपके पास में। क्या कराएगा आपके पास में? कॉम्प्लेक्स फंक्शन कराएगा आपके पास में। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। मतलब क्या है आपके पास में कि दिए हुए क्षेत्र D में Z के प्रत्येक मान के लिए W का एक या अधिक मान निश्चित मान प्राप्त हो। W क्या होगा? Z का कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। इसको W इक्वल f(z) से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे करते हैं W इक्वल f(z) से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल लें हम, एग्जांपल क्या होगा आपके पास में? जैसे हमने लिया कि f(z) इक्वल है W बराबर f(z) इक्वल z स्क्वायर है, a की पावर z है, 1/z है आपके पास में, 2z³ है। ये कौन से फलन होंगे आपके पास में? कॉम्प्लेक्स फलन होंगे जिनके z के एक या अधिक मान के लिए आपके पास W के भी एक या अधिक निश्चित मान क्या होंगे आपके पास में? प्राप्त होंगे आपके पास में। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स फलन जिसके W इक्वल f(z) से निरूपित करते हैं। क्या आपको पहले क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को लिखोगे आप f(z), इसको क्या लिखेंगे आप? W इक्वल f(z). अब आपके पास क्या होता है कि z इक्वल x प्लस आयटा y, तो जो आपका फंक्शन f(z) है, जो फंक्शन दे रखा आपके पास में f(z), उसको आप लिख सकते हो u प्लस आयटा v के रूप में। और जो u प्लस आयटा v क्या है? ये दोनों x y के क्या हैं? फलन हैं। तो इस फंक्शन को आप किसके रूप में लिख सकते हो? W इक्वल f(z) बराबर u प्लस आयटा v। u क्या होगा आपका? वैसे काल्पनिक पार्ट, z को क्या आपने काल्पनिक पार्ट एक क्या था आपके पास में? काल्पनिक पार्ट और एक था वास्तविक पार्ट। ऐसे ही अपने फलन W क्या है? वो भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो उसको अपने क्या लिख दिया? फंक्शन के रूप में लिख दिया कि तो u प्लस आयटा v। तो u भी क्या है? xy का फंक्शन है और v भी क्या है आपका? xy का फंक्शन है। W इक्वल क्या लिख सकते हो आप? u प्लस आयटा v। W को आप नेगेटिव कैसे कर सकते हो? u प्लस आयटा के रूप में। यहाँ पे जो आपका x और y है वो क्या है? आपके रियल नंबर है। इसमें जो लोग करेंगे आपके पास में ये रियल नंबर आएंगे आपके पास में। रियल नंबर मतलब आपके 2 हो सकते हैं, -2 हो सकते हैं, √2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी रियल नंबर आपके पास में आ सकता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। कौन सा नंबर होगा आपके पास में? रियल नंबर होगा। z खुद क्या है आपका? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो w को किस प्रकार निरूपित करोगे आप? u प्लस आयटा के v रूप में। w एक फंक्शन है तो u और v भी क्या है? आपके फंक्शन। ये xy किसका होगा? xy का फंक्शन होगा आपके पास में। तो ये क्या था आपका समीकरण चर का फलन कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है आपके पास में। अब ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा आपके पास में? क्या आपने बोला कि के लिए w का एक या अधिक निश्चित मान, तो इसके आधार पर इसको 2 टाइप से बांटा है आपके पास में। किस किस प्रकार का होगा? वैल्यू के आधार पर। तो एक तो होगा आपका कौन सा? सिंगल वैल्यू, और एक होगा आपके पास में मल्टी वैल्यू फंक्शन। सिंगल मतलब एक मानी फलन, एक मानी फलन, और ये होगा आपके पास में बहुमानी फलन। एक तो एक मानी फलन और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास में? बहुमानी फलन। इनको आधार पर दोनों के डेफिनेशंस क्या होंगे आपके पास में वो देखते हैं। अच्छा, नोट कर सकते हैं। अब मैं जैसे जैसे यहाँ चल रहा हूँ आप वैसे चलते जाइए, आपको कंप्लीटली नोट्स यहाँ पे मिलेंगे।
अकॉर्डिंग अपना नोट्स बुक तैयार करके रहो। देखिए एक मानिए, दो मानिए, एक मानिए फलन, छोड़ोगे सिंगल वैल्यू फंक्शन। कैसा होगा ये? सिंगल वैल्यू फंक्शन आपके पास में होगा। देखो क्या डेफिनेशन, यदि z के प्रत्येक मान के लिए, z के प्रत्येक मान के लिए w का एक मान प्राप्त हो, z के प्रत्येक मान के लिए w का क्या होगा? एक मान प्राप्त हो, तो wz का एक मानी फलन, ऐसे बोल सकते हो आप, सिंगल वैल्यू कहलाता है। और एग्जाम्पल अगर हम उसकी लेते हैं, एक w का एक मान, z के एक मान, w का एक मान आना चाहिए, तो f(z) क्या हो जाएगा आपके पास में z²। इस प्रकार के जो भी फंक्शन आपके पास दे रखे हैं वो सारे क्या होंगे आपके पास में? सिंगल वैल्यू फंक्शन होंगे आपके पास में। क्योंकि क्या होगा, z के एक से अधिक मान में w का क्या मान प्राप्त होगा आपके पास में? एक मान प्राप्त होगा आपके पास में। तो ये कौन सा होगा आपके पास में? सिंगल वैल्यू फंक्शन। दूसरा क्या है आपके पास में कि बहुमानी फलन, बहुमानी फलन, वो मतलब क्या हो जाएगा? मल्टी, तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। यदि z के प्रत्येक मान के लिए, यदि z के प्रत्येक, या मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ या प्रत्येक मान हो सकते हैं, इसमें सबके लिए भी नहीं होता है कि कुछ या सभी मानों के लिए w का एक से अधिक मान प्राप्त हो, तो wz का मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। तो z की कुछ सभी मानों के लिए w का एक से अधिक या एक से अधिक मान प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त हो तो wz का क्या होगा आपके पास? मल्टीपल फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल f(z) कितना हो जाएगा आपके पास में? √z, tan इनवर्स z, log z, log में भी क्या होता है? -0 +0, सबकी वैल्यू क्या होती है? माइनस, जो कि सेम वैल्यू होगी आपके पास में। log में भी एक से अधिक मान हो गया, इनवर्स के अंदर भी मान अधिक हो गए, रूट के अंदर भी क्या लिखोगे? 4 लिखा आपने, क्या आ गया? +-2, तो एक मान के लिए कितनी वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू आपके पास प्राप्त होगी। तो ये जो फंक्शन होते हैं वो कौन से होंगे आपके पास में? मल्टी वैल्यू फंक्शन होंगे। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, फंक्शन में उनके मान के आधार पर दो टाइप का हो गया, एक तो एक मान यानी सिंगल वैल्यू फंक्शन, और दूसरा हो गया आपका मल्टी वैल्यू फंक्शन आपके पास में। अब सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू के बाद में जो आपके पास में आता है कि फंक्शन कहाँ परिभाषित है, फंक्शन की लिमिट क्या होगी, फंक्शन की सीमा क्या होगी आपके पास में, फंक्शन कहाँ पर कंटीन्यूअस होगा, फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा। कि कोई फंक्शन है आपका वो डिफाइन होना चाहिए, आपके कहाँ पर डिफाइन है, कहाँ पर अनडिफाइंड है, ये चीज भी तो है। इसके लिए आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसके लिए भी क्या होनी चाहिए? लिमिट और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो क्या होगा आपके पास? समीकरण फलन की सीमा।
सम्मिश्र फलन की सीमा, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, किसी भी सम्मिश्र फलन की लिमिट क्या होगी आपके पास में, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कोई फंक्शन आपका दे रखा है, उस फंक्शन की आपके पास में क्या होगी, लिमिट क्या होगी। जल्दी देखिए, आपके पास में कोई भी फंक्शन आपका क्या होगा, जैसे आपकी क्या देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन दे रखी है, यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन है और यहाँ पे आपका फंक्शन डेनोट पे डिफाइन है, तो ये फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंडेंट होने के अंदर दूरी तय करेगा, वो क्या कहलाएगी, उसकी लिमिट कहलाएगी। मतलब जो फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ तक टेंडेंट कर रहा है, और टेंडेंट किसी भी पाथ से आपके पास में कर सकता है, वक्री हो सकता है या सीधा पाथ हो सकता है आपके पास में। तो यहाँ से यहाँ टेंडेंट करने की प्रवृत्त होने की दशा में हमेशा उसकी क्या रहेगी, जो लिमिट है वो क्या रहेगी, एल रहेगी। चाहे वो किसी भी पाथ से यहाँ तक आए, जो लिमिट रहेगी वो हर केस में क्या रहेगी, आपकी एल रहेगी। तो इसकी जो डेफिनेशन है आपके पास में वो क्या होगी कि किसी बिंदु z0 के निष्कासित प्रतिवेश में, कुछ z0 नहीं है उसमें, निष्कासित प्रतिवेश में परिभाषित फलन, इसमें परिभाषित फलन f of z की सीमा z के z0 की ओर प्रवृत्त टेंडेंट होने की प्रवृत्त होने की दशा में एल होगी। क्या होगी आपके पास में, एल होगी। दिशा में क्या होगी, एल होगी, या दशा में एल कहलाएगी यदि या कहलाती है जब एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है, क्या एग्जिस्ट है आपके पास में, फॉर एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्या होगा आपके पास में 0 ग्रेटर देन z माइनस z0 लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, जबकि क्या देगा आपके पास में कि जो z1 z0 क्या हो जाएगा एप्सिलॉन होगा आपके पास में, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा आपके पास वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन होगा। या आप क्या लिख सकते हो आपके पास में कि f ऑफ z फंक्शन था, उसकी लिमिट क्या थी, l को क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। अब दोनों केस में क्या लोगे, या अगर आपकी लिमिट z से z0 की ओर लेंगे, यानी कि लिमिट z to z0 f ऑफ z की, तो किस केस में क्या होनी चाहिए, हर केस में आपकी l होनी चाहिए। तो लिमिट को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे अपन, इस प्रकार है कि कोई फंक्शन आपका f ऑफ z को फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन की लिमिट निकालनी है z से z0 की ओर, और वो कितनी होगी आपकी l होगी। जल्दी क्या होगा कि कोई आपके पास f ऑफ z क्या होगा l, क्योंकि इसकी क्या कहलाएगी आपके पास में, लिमिट कहलाएगी आपके पास में। कोई भी फंक्शन की हमें क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है, तो किसी भी पाथ से आए हर केस में उसकी लिमिट क्या रहेगी आपके पास में, सेम रहेगी, वो l मान रहे हैं ना, तो l रहेगी आपके पास में। लिमिट z से z0 की ओर टेंडेंट होगा तो f ऑफ z कितना होगा आपके पास में, उसकी लिमिट कितनी होगी, l होगी आपके पास में। तो ये क्या है, किसी भी फंक्शन की हमें क्या निकालनी है, लिमिट फाइंड आउट करनी है आपके पास में। अब लिमिट के ऊपर ही क्या है, कुछ थ्योरम्स आपके पास दे रखे हैं, कुछ फंक्शन है कि कोई भी फंक्शन आपके पास दे रखा है a और b, दो फंक्शन है a और b, तो a तो क्या है आपके a बराबर मान लेते हैं f ऑफ z और b बराबर मान लेते हैं आपके पास में g ऑफ z। तो अगर आप इनकी लिमिट लगाओगे, लिमिट z रेज़ टू z0 f ऑफ z प्लस g ऑफ z, यानी कि दोनों के अगर प्लस में लिमिट है आपके पास में, तो वो क्या होगी कि अलग अलग लिमिट की क्या हो जाएगी, बराबर f ऑफ z प्लस लिमिट z रेज़ टू z0 g ऑफ z। अगर दोनों की एक साथ लिमिट, तो आप उसके क्या कर सकते हो, अलग अलग लिमिट
यूज कर सकते हो। इसी प्रकार अगर ये लिमिट आपकी क्या है माइनस में और ये लिमिट में यहाँ क्या लगा था क्या माइनस, तो अगर माइनस हो चाहे प्लस हो आप उनको क्या कर सकते हो अलग अलग फंक्शन पे यूज कर सकते हो। एक ही फंक्शन के अगर एक ही मतलब में आपके एक से दो फंक्शन आप ज्यादा है प्लान आपके, तो में आप अलग अलग क्या लगा सकते हो लिमिट लगा सकते हो। जैसे ऐसे ही लिमिट z रेज़ टू z नॉट f ऑफ z अपॉन g ऑफ z, अगर ये आपके पास दे रखा है तो आप डिवाइड के अंदर भी क्या कर सकते हो लिमिट z रेज़ टू z नॉट f ऑफ z अपॉन लिमिट z रेज़ टू z नॉट g ऑफ z, यानी कि ऊपर नीचे आप अलग अलग लिमिट यूज कर सकते हो। सेम अगर आपके पास में किस में दे रखा हो मल्टीप्लाई के अंदर अगर आपके फंक्शन दे रखे हैं तो भी आप क्या कर सकते हो लिमिट z रेज़ टू z नॉट f ऑफ z लिमिट z रेज़ टू z नॉट g ऑफ z, दोनों में आप मल्टीप्लाई के अंदर क्या कर सकते हो लिमिट का अलग अलग यूज कर सकते हो आपके पास में। तो ये क्या थी कुछ लिमिट के ऊपर थोड़ा पे देखिए कि किस प्रकार से लिमिट आपकी अलग अलग होगी। एक दोनों सेम लगा रहे हैं तो उनमें क्या अलग अलग यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप दोनों में डिवाइड कर सकते हो, प्लस में कर सकते हो, माइनस में कर सकते हो और मल्टीप्लाई के अंदर भी कर सकते हो। आपके पास तीनों ही केस चारों ही केस में आप क्या कर सकते हो अलग अलग लिमिट का यूज कर सकते हो। तो हमने ये देखा आपके पास में किसी भी फलन की हमें क्या निकाली है लिमिट वगैरह किस प्रकार का नाम की है, वो फंक्शन क्या होता है, वो किस प्रकार डिफाइन होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, वो किस प्रकार डिफाइन होता है, उसकी लिमिट क्या होती है, ये हमने आज देखा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।